नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज विजय सरदाना जी। विजय सरदाना जी का मैं स्वागत करता हूं जयपुर डायलॉग्स पर और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकॉन अवश्य दबा ले। तो विजय जी, स्वागत है आपका जयपुर डायलॉग्स पर। सर प्रणाम आपको और आपके सभी दर्शकों को। अब आज की ताज़ा खबर ये चल रही है, सबसे बड़ी है कि साहब के भारत ने ट्रंप बाबू को या यूएस को ट्रेड डील में आंखें दिखा दी है कि यार कोई हम डेडलाइन वेडलाइन नहीं मानते, करना हो करो, हमें सूट करेगा तो करेंगे, नहीं करेंगे। अब ये आपको ध्यान है कि ये ट्रेड डील की बात ही नहीं है, और जो दूसरे जो चाहे वो डिफेंस डील हो, चाहे आपके टेक डील्स हों, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, हर एक में इस समय ट्रंप बाबू जो है वो एक कदम आगे दो कदम पीछे, या कभी दो कदम आगे एक कदम पीछे, ये काम करते चल रहे हैं। जैसा कि एक बार हेनरी किसिंजर ने कहा था कि इट इज़ डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फेटल टू बी ए फ्रेंड ऑफ अमेरिका। तो आपको लग रहा है कि ये ट्रंप बाबू जो है वो पूरी तरह से इसको चरितार्थ करते दिख रहे हैं आप? सर ये गंभीर मुद्दा है और पहले दिन से आप भी इसको कवर कर रहे हैं, हम भी इसको कवर कर रहे हैं। और एक पर्सनैलिटी होती है ट्रंप साहब के बारे में, पहले हमें समझना पड़ेगा कि एज ए पर्सन वो क्या है। सर वो है बिजनेसमैन, और बिजनेस में भी रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट जो बिजनेसमैन होता है ना, उसकी एक आदत होती है रेंट सीकिंग की, कि किराया मिलता रहे। बस एक बार मैंने बिल्डिंग बना दी, उससे मुझे जिंदगी भर किराया मिलता रहे। तो सवाल इस बात का है कि ट्रंप साहब ने जब सत्ता संभाली अमेरिका की, तो उनको ये लगा कि भाई मेरे पास आखिरी मौका है और मैं दुनिया के जो सबसे बड़े आज तक इतिहास में नेता हुए हैं, मैं उनकी लीग में आना चाहता हूँ। ये एक पर्सनैलिटी इशू है उनके साथ। आपने नाम सुना होगा सर, एक पहाड़ी है अमेरिका में जिसका नाम है माउंट रशमोर। वहां पे आज तक अमेरिका के जो सबसे बड़े लीडर हुए हैं उनकी फोटो है, मतलब कि कार्विंग की गई है पूरे पहाड़ में, वो स्कल्पचर बनाया है जिसमें पहाड़ को जो काट के स्कल 5 लोगों का। काट के, हाँ, 5 लोगों का है, 4 लोगों का। 4 लोगों का। उसमें वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन का है, जेफरसन का है, रूजवेल्ट का है और लिंकन का है। हाँ, आपको पता है 5वां कि बनना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में और कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन करवाया है कि साहब 5वां ट्रंप का बनना चाहिए। इस पे पूरा वहां पे साइंटिफिक असेसमेंट हुआ और पता लगा कि पहाड़ी में जगह नहीं है 5वें की, और अगर करेंगे तो पहाड़ी में क्रैक आ जाएंगे, क्योंकि लोग मतलब कि ज्योमेट्री उस हिसाब से है, पहाड़ी की जो पत्थरों का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से है कि अगर हम उस पहाड़ी में और खुदाई करेंगे, क्योंकि एक एक जो मूर्ति है वो करीब, जो स्कल्पचर है वो करीब 50 मीटर ऊंचा है एक, तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। तो कहने का मतलब ये है कि साहब अब ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्रंप साहब, मैं इसलिए इस बात को बैकग्राउंड में रख रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रंप साहब किस मानसिकता से अमेरिका को गवर्न करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ आने वाली सदियां ये याद रखें कि ट्रंप से बड़ा और प्रभावशाली नेता अमेरिका के इतिहास में ही नहीं हुआ। ये है उनकी मानसिकता, और ये है उनको अपने आप को अमेरिका की लीगेसी में स्टैब्लिश करने की चाह। तो ये जितने डिसीजन हो रहे हैं, अब इस बैकग्राउंड को अब आप एक्शन में देखिए। जितने डिसीजन उन्होंने लिए हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि लीग से हटके, कानूनों से हटके, परंपराओं से हटकर, डेकोरम से हटकर उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, वो उन्होंने इसलिए लिए हैं कि दैट शुड क्रिएट ए शॉक वेव। मतलब हर डिसीजन दुनिया नोटिस करे, और क्योंकि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति हूं तो मेरे हिसाब से चले। ये है उनकी मानसिकता। अब समस्या क्या हो गई, ट्रंप साहब को शायद ये बात कहीं गले नहीं उतर रही कि यार ये सब देश जो मेरे पे डिपेंडेंट हैं अब मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं। और
दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रंप साहब के साथ ये हो गई कि जितने भी उनके मंत्रिमंडल में और उनके आसपास के जो लोग हैं वो वही हैं जो राजाओं के जमाने में होता था ना, सर यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। मतलब उनको सही एडवाइस देने वाला जिल्ले कोई नहीं है। अगर कोई सही जिल्ले इलाही सिंड्रोम। जिल्ले इलाही, हाँ वो जिल्ले इलाही है इस समय। तो आप कह सकते हो कि जिल्ले इलाही ट्रंप, आप नया नाम दे सकते हो उनको। हाँ, जिल्ले इलाही ट्रंप। दूसरी तरफ तो उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अब उनको जो सही बात करता है, जैसे आपने देखा होगा तुलसी गाबार्ड ने कहा कि साहब इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है ईरान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस व्यक्ति के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हजारों लोग इंटेलिजेंस कंपाइल करके डेली बेसिस पे वहां पहुंचाते हैं, उसके सारी टेक्नोलॉजी असेसमेंट्स हैं, और वो अगर ये कंक्लूड करते हैं कि अभी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वी शुड गो स्लो, उसको ट्रंप साहब, जो शायद कभी किताब नहीं पढ़ते होंगे पूरे दिन में, मेरे को नहीं लगता वो कोई रिपोर्ट भी पढ़ते होंगे सुबह से शाम तक, वो ये कह दें कि ये सब बकवास है, क्योंकि मैंने कह दिया वहां प्रॉब्लम है तो है, आपकी इंटेलिजेंस भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना। जब एक राष्ट्रपति इस तरह से अपने इंस्टीट्यूशंस को ही डिमीन करेगा, अपनी संसद के कानूनों को डिमीन करेगा, अपने देश की जिसको कहते हैं कि भावनाओं को डिमीन करेगा, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो जिले इलाही का तो फरमान है कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो करे। अब ना चाइना सुन रहा है, ना भारत सुन रहा है, ना रशिया सुन रहा है, ना ईरान सुन रहा है, तो बचे हुए कौन देश है? अब जो बचेंगे वो तो यूरोपियंस हैं, बीच बीच में वो भी आंख दिखा देते हैं। ना कनाडा सुन रहा है, ना मैक्सिको सुन रहा है। आइलैंड कंट्रीज में वो जाके जरूर अपनी बात मनवा सकते हैं। गल्फ वाले भी चुपचाप इसलिए बैठे हैं कि बेकार में काय को पंगा लेना है, अपने को कोई ना लेना देना है इससे, ना कुछ है, अपने को तो पेट्रोल बेचना है, पैसे कमाने हैं, अमेरिका से क्या लेना देना है, और जो चीज हमें चाहिए होगी उसके हम पैसे देके खरीद लेंगे, तो ट्रंप का एहसान किस लिए चाहिए? तो ये स्थिति आज ट्रंप साहब की धीरे धीरे बनती जा रही है कि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन ग्रो करता जा रहा है। अब ये देखिए कि उन्होंने 9 जुलाई जो है वो बड़ा फैन फेयर से डिक्लेयर कर दिया कि ये डेडलाइन है और हम अब सबको चिट्ठी लिखेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। इतनी सारी धमकियां देने के बाद अभी तक केवल 2 कंट्रीज के साथ इनका ट्रेड एग्रीमेंट हो पाया है, जिनमें से एक वियतनाम है और एक यूके है। न यूरोपियन यूनियन से हो पाया, न इंडिया से हो पाया, न चाइना से हो पाया। यानी जो 3 ब्राइटेस्ट ज्वेल हैं उनसे तो हो नहीं पाया। तो अब ये क्या करेंगे? हाथ पैर मारेंगे, कुछ करेंगे, धमकियां देंगे? वो धमकियां ही देंगे सर। देखिए क्या है कि 9 तारीख आने पर अब ये अपनी तरफ से कोशिश ये करेंगे कि भाई आप मान लो, नहीं तो मैं आप पे 200%, 400% सैंक्शन ये वो सब करूंगा। ट्रंप साहब एक बात भूल रहे हैं और बहुत गलत फहमी में आ जाएंगे अगले 2 साल में। अभी इनका मिड टर्म इलेक्शन है 2026 में, 1 साल करीब रह गया है। अब उससे पहले इनकी हालत इतनी खराब होने की है। एक तो देखिए एग्जाम्पल, मैं एक एक करके एग्जाम्पल लेता हूँ सर, और इस पर मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, आपने भी देखे होंगे। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है अपने वीडियोस में कि ट्रंप साहब क्यों पीछे पड़े हैं भारत के एग्रीकल्चर में कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर बाजार खोला जाए। उसका एक लाइव एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से इनको बैकफुट पे लाना बहुत आसान है। इन्होंने चाइना को धमकी दी कि भाई आप एक काम करिए, मेरी बात मानिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। चाइना ने कहा बहुत अच्छी बात, करिए। इन्होंने लगाए, रिवर्ट में चाइना ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दी कि हम आपसे माल ही नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो हम खरीद रहे हैं वो दुनिया में हम कहीं और से ले लेंगे, आपके दबाव में हम नहीं आएंगे। असर ये हुआ कि अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर प्राइसेस क्रैश होने लगे, क्योंकि अमेरिका में खपत ज्यादा नहीं है, जमीन बहुत ज्यादा है, और वहां पे जब किसान बाकी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है और टेक्नोलॉजीज इतनी महंगी है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए किसान को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने
100 एकड़ में खेती करनी है और उसके लिए मैं एक हैवी ट्रैक्टर लेके आता हूं, क्योंकि वहां पॉपुलेशन तो है नहीं जो खेती में काम करे, तो उसकी कॉस्ट नहीं निकलती। अब कॉस्ट निकालने के लिए जहां मेरे को 100 एकड़ में काम चल जाता था, अब मैं 1000 एकड़ में खेती करूंगा ताकि मेरा खर्चा निकल जाए। अब वो 1000 एकड़ जब आपने खेती कर दी, बाजार आपके पास 150-200 एकड़ का है, आपने प्रोडक्शन कर दिया 1000 का, तो 800 किलो कहां बेचोगे? 800 एकड़ का माल कहां बेचोगे? इसीलिए अमेरिका की एग्रीकल्चर सप्लाई को अंतरराष्ट्रीय बाजार चाहिए। ये अमेरिका जानता है, ये चाइना जानता है, ये सब जानते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, जब चाइना ने आंख दिखाई, एग्रीकल्चर प्राइसेस जब क्रैश हुए अमेरिका में, तो किसानों को वहां पे कानून है कि वो मार्केट सपोर्ट करेंगे कि भाई किसानों की आमदनी खत्म ना हो जाए, नहीं तो किसान उगाएगा ही नहीं। और किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन है वहां पे एग्रीकल्चर में, वो लेस देन 2% है। और एग्रीकल्चर जीडीपी, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है अमेरिका की जीडीपी में, वो हार्डली 1% है। तो आप किसान क्या करेगा? खेती छोड़ के कोई और काम धंधा कर लेगा। अमेरिका क्या खाएगा? उनको ये समस्या हो गई फूड सिक्योरिटी की, तो उनको किसान को सपोर्ट करना जरूरी है, और जो सरप्लस है उसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। अब जब ये हुआ और चाइना ने धमकी दी, तो जो किसानों को सपोर्ट करने के लिए पैसा देना था अमेरिका को, वो जाके बैठा सर $28 बिलियन, जबकि चाइना को ये एक्सपोर्ट करते हैं करीब $20 बिलियन। आप देखिए खेल, चाइना ने $20 बिलियन पे ड्यूटी लगाई, इनका बिल बन गया $28 बिलियन, क्योंकि ओवरऑल मार्केट क्रैश हो गई। तो सारी चीजों को सब्सिडाइज करना पड़ा, ना कि सिर्फ जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं वो। ये है बाजार का फिनोमिना। अब ट्रम्प साहब का टेंशन ये हो गया कि अगर मुझे चाइना को दबाना है, तो मेरे को चाइना का अल्टरनेट ढूंढना होगा खेती के मार्केट में। अब सर दुनिया में चाइना और हिंदुस्तान के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो चाइना को कंजम्पशन मार्केट का अल्टरनेट दे सके, अब चाइना के मुकाबले, क्योंकि वहां 140 करोड़ आबादी, हमारे यहां भी उतनी आबादी। तो अगर चाइना नहीं लेगा तो इंडिया में डंप करेंगे। इसीलिए ट्रंप साहब भारत के एग्रीकल्चर के पीछे पड़े हुए, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, ये हमें समझना होगा। और मुझे लगता है कि मोदी जी वो ने अच्छी तरह से समझ लिया है, और इसीलिए उनको कह दिया कि नहीं भैया, कोई जल्दी नहीं है, हम डेडलाइन नहीं फॉलो करेंगे, डेडलाइन के प्रेशर में कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे। सर अगर मोदी साहब इस बात को नहीं मानेंगे तो मोदी साहब की कुर्सी जाएगी। हाँ, ये भी असर बहुत सीरियस, दोनों की कुर्सी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ट्रंप की भी और मोदी की भी। ट्रंप की मजबूरी ये है कि उनका जो स्विंग वोट है, जहां से उनको वोट मिलता है, जो इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहां एग्रीकल्चर डोमिनेंट फोर्स है। दूसरी बात उनके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि अगर एग्रीकल्चर का मार्केट उनको नहीं मिलेगा, तो एग्रीकल्चर के प्राइस अमेरिका में और क्रैश होंगे। जब प्राइस और क्रैश होंगे तो सब्सिडी बिल और बढ़ेगा, और साथ ही साथ उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। तो उनकी वोट बैंक की भी मजबूरी है और फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी है। यही हालत मोदी साहब की भी है, वो एग्रीकल्चर वोट बैंक भी और फाइनेंशियल है। अब कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा? दोनों फंसे हुए, और चाइना जानता है इस बात को। तो चाइना ने एग्रीकल्चर एज ए लिवर अमेरिका का पकड़ा हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि भारत सरकार मान लेती है, तो क्या होगा? इस पे मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे बनाया हुआ है, विद ऑल डिटेल्स एंड कैलकुलेशंस। आप अगर हिसाब लगाएं सर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो रेट है, वो हमारा जो एमएसपी चल रहा है उससे 60% कम है, मतलब वो 60% है वो। इसका मतलब 40%, 60% का गैप रहता है अगर पिछले 5-10 साल का आप एवरेज देखें तो। अब अगर कस्टम ड्यूटी आप कम करते हैं, तो 40% भी अगर है, मान लीजिए ट्रंप के कहने पे आपने कस्टम ड्यूटी कर दी 10% अमेरिका के मुकाबले, जैसे अमेरिका ने एग्रीकल्चर पे या बेस ड्यूटी उन्होंने 10% कर दी है, मान लीजिए हमने 20% भी कर दी फॉर अनलिमिटेड क्वांटिटी, हमारे यहां पे फ्लडिंग हो जाएगा। ऑलरेडी हमारी क्राइसिस बढ़ती जा रही है। एक तरफ हमारे पास
तेल नहीं है, हम लगातार तेल का आयात कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन नहीं हो। इस चक्कर में हमारा जो ऑयल सीड प्रोडक्शन सिस्टम है वो डिस्टेबलाइज हुआ है। किसान ऑयल सीड नहीं लगाना चाहते क्योंकि जैसे ही ऑयल सीड लगाएंगे, एमएसपी देंगे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार सस्ता है, लोग खरीद लेंगे, किसान से कोई नहीं लेगा, तो किसान उगा के क्यों करे, ये रियलिटी। दूसरी तरफ हमारे को पल्सेस आज भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन से हम कुछ भी बोले, हमारा प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है। तीसरी तरफ सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो है सरप्लस। चाहे हम बोले गन्ने की बात, मक्के की बात, या ब्रोकन राइस की बात, इवन गेहूं की बात, जो हम कार्बोहाइड्रेट उगा रहे हैं वो हमारे पास है सरप्लस। इसीलिए चीनी मिलें जो हैं वो घाटे का सौदा है। इसी तरह से मक्के के किसानों को रेट नहीं मिल रहा था, इसी तरह से चावल के किसान को रेट नहीं मिलता, गेहूं के किसान भी परेशान रहते हैं। अगर एफसीआई नहीं खरीदे तो सब क्राइसिस हो जाएंगी। इनको सपोर्ट करने के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन शुरू कराया गया। भाई शुगर अगर नहीं बिक रही है तो इथेनॉल बनाओ और उसको हम ऑयल में, पेट्रोलियम में ब्लेंड करके फ्यूल के रूप में यूज करेंगे। अच्छा कदम था। गन्ने से शुरू किया, जब मक्के में क्राइसिस आई तो मक्के को ऐड कर दिया। ट्रेडिशनली हम लोग ब्रोकन राइस यूज करते थे, वो भी जारी है। अब ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि आप मक्का खोल दो। मक्का ऑलरेडी इथेनॉल में जा रहा है। पोल्ट्री सेक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, रिस्क रहता है बिकॉज ऑफ डिजीज प्रोफाइल। उस चक्कर के अंदर अगर अमेरिका का मक्का आने लगा तो हमारे यहाँ के मक्के की तो हालत खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ पे मक्का बिकता है 24 रुपए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट है 14-15 रुपए। तो हिंदुस्तान का माल कौन खरीदेगा। रही बात सोयाबीन की, हमारे यहाँ पे सोयाबीन का किसान एमएसपी हमने कर रखी है 48-50 रुपए के आसपास, मिल रहा है 35 रुपए। अब सोयाबीन आप और मंगा लोगे तो ये भी नहीं मिलेगा। और फिर सोयाबीन जो है वहां पे वो जीएम है। आपने हिंदुस्तान में जीएम क्रॉप को फूड में मना कर रखा है, सिर्फ कॉटन में अलाउ है। तो आप हिंदुस्तान में तो बैन कर रखे हो, इंपोर्ट कैसे करोगे। उसके लिए आपको पूरे हिंदुस्तान में जीएम पॉलिसी बदलनी होगी। ऑलरेडी वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैटर इज सब जुडिस। उसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि साहब आप फीड मटेरियल में ले लो। अरे भाई फीड मटेरियल में अगर ले लेंगे तो अल्टीमेटली आएगा तो जीएम ही। ऑलरेडी अगर हमारी फीड इंडस्ट्री इतनी सक्षम होती तो हमारे मक्के के रेट नीचे क्यों गिरे होते, सोयाबीन के रेट क्यों इतने गिरे होते, वही कंज्यूम कर लेते भारत का ही मक्का। इसका मतलब वहां भी गुंजाइश नहीं है, अगर आएगा तो रेट और क्रैश होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिति बड़ी विचित्र है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत मैंने डिटेल में अपने अलग अलग वीडियोस में, अगर दर्शक इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल पे जाके डिटेल में देख सकते हैं, कई कॉम्प्लिकेशंस हैं सर। तो इसीलिए मोदी साहब के लिए ये आसान नहीं, और ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि यहाँ पे सरकार कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकती, क्योंकि वोट बैंक के साथ साथ सर 80 करोड़ लोग हैं जिनकी आमदनी या जीविका जो है वो खेती पे चलती। तो अगर वहां और प्राइस क्रैश हो गए तो ये सब लोग सड़क पे आ जाएंगे। आप इनको सिर्फ 5 किलो दाना देने से काम नहीं चलेगा, इनकी खेती का क्या होगा। और उसके जो कास्केडिंग इफेक्ट होंगे, अर्बन माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, लॉलेसनेस बढ़ जाएगी, बाकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, आपकी सोशल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाएगा। और 150 करोड़ आबादी का देश क्या विदेशी खाद्य संसाधनों पे निर्भर करेगा। मान लीजिए आज तो अमेरिका ने एक्सपोर्ट कर दिया, भारत की यहाँ पे खेती खराब हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया, किसानों ने रास्ते बदल लिए, और 2 साल बाद अमेरिका कहते हम नहीं देते, तब क्या होगा। जैसा डिफेंस में करता है अमेरिका, फाइनेंशियल सर्विसेज में करता है, कल को वो कह देंगे जी हम नहीं दे रहे अब आपको मक्का और सोयाबीन, तब आप क्या कर लो, फंस गए आप। तो ये स्थिति विचित्र है। फूड सिक्योरिटी के मामले में नेशनल सिक्योरिटी के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो,
और जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज हैं, भारत को आत्मनिर्भर बने रहना पड़ेगा और बढ़ना पड़ेगा, चाहे ट्रंप साहब जिल्ले इलाही कुछ भी बोले। ये डिफेंस में भी यही करते हैं। ये जो इनकी पॉलिसी जो डिफेंस में है, आपके साथ कितने एग्रीमेंट कर लिए, फिर उसको ऑनर नहीं करते हैं। आपको कहते हैं कि साहब आप F-35 खरीद लो, F-35 के साथ दुनिया भर के जो है वो रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लगा के बेचते हैं। भारत कहता है भाई हम अपना बनाएंगे, हम नहीं लेंगे आपका। तब फिर वो उनके जो हावर्ड लटनिक साहब हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं ओपनली कि साहब कि आपका जो मंत्री है वो ऐसा भेजिए जो हमारी बातें मानने को तैयार हो, और आप लोग जो है वो रशिया से इतना वेपनरी क्यों खरीदते हैं, रशिया से इतना ऑयल क्यों खरीदते हैं, और हमारी चीज़ें क्यों नहीं खरीदते हैं। तो ये तो बिल्कुल जैसे जो है आपके वो बाजार में जो बैठ के जो दो दुकानदार आपस में झगड़ा करते हैं ना, उस टाइप की बात हो रही है। सर एक बात तो बहुत क्लियर है पूरी दुनिया को और खासकर भारत के अंदर, और आप भी जानते होंगे इस बात को, जो भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हिंदुस्तान में लोग बैठे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पोजीशंस हैं या ब्यूरोक्रेटिक हैं या डिफेंस हैं, सबको ये पता है अमेरिका इज नॉट ए रिलायबल पार्टनर। आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला देश है। इसीलिए अमेरिका से आप दुश्मनी ना करें, हमें कोई जरूरत नहीं है उससे बेकार के पंगा लेने की। लेकिन आप अमेरिका से, जिसे कहते हैं ना, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस बना के प्लानिंग करिए। ये मान के चलिए कि ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी। एक मिनट नहीं लगाएंगे ये पलटा मारने में। अभी ईरान को बोल रहे थे आतंकवादी देश है, ये है वो है, हम और रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और अगले दिन सुबह बोल देते हैं नहीं, ईरान चाइना को तेल एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये एक मिनट लगाते हैं अपनी बात से पलटने में, चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे अब यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे वो चाइना पे टैरिफ हो, चाहे भारत के साथ बात हो, चाहे हमारा पाकिस्तान के साथ जो भी झगड़ा हुआ था, जिसमें एक दिन पहले तक बोल रहे थे भारत पाकिस्तान का मुद्दा हमें कोई लेना देना नहीं है, और दूसरे दिन पहुंच गए मध्यस्थता कराने रातों रात। जब इनके अपने इंटरेस्ट पे चोट पड़ी तो ये कहने नहीं सीज फायर। तो इन लोगों पे आप भरोसा कर नहीं सकते। इनके अपने एसेट्स उड़ने लगे, जब इनके अपने रेडार उड़ने लगे, जब इनका नूर खान बेस उड़ गया, तब इनको लगा कि अरे 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 भाई ये क्या हुआ, हमारा क्लाइंट जो है मारा जा रहा है। मैं क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा असेसमेंट ये है कि अमेरिका की बहुत सारी वेपनरी पाकिस्तान में मिलिट्री बेसिस और एयरपोर्ट बेसिस पे पड़ी हुई है। सर ये अफगानिस्तान में रहे 10-12 साल 20 साल, घूमते रहे वहां पे, 20 साल का रहे, बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ये लेके आए थे सर्वेलेंस के लिए वगैरह वगैरह। करीब $100 बिलियन इन्होंने हथियार उतारे होंगे वहां पे, सारे उठा के तो ले नहीं गए। रातों रात जब ये अमेरिका $76 बिलियन के हथियार पीछे छोड़ के गए हैं वो। हाँ तो सर ये जो कह रहे हैं वो $76 बिलियन के हथियार कहाँ रख के गए हैं? क्या इन्होंने तालिबान के हवाले कर दिए? ऐसा नहीं है। ये $76 बिलियन पाकिस्तान के अलग अलग गोडाउन्स में पड़े होंगे, कैंटोनमेंट्स में पड़े होंगे, अंडर अमेरिकन सुपरविजन। क्योंकि उठा के ले जाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जो हथियार आ गया वो रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आता, वो तो कंज्यूम या डिस्ट्रॉय होने के लिए आता है। कभी आपने सर कहीं देखा कि भाई हम विदेश में गए, टैंक भेजे और वापस उठा के ले आए टैंक अपने? मैंने तो आज तक नहीं देखा। या आपने जीपें या गाड़ियां भेजी, तोपें भेजी और वहां से आप उठा के ले आए वापस कि अब चलो लड़ाई खत्म होगी, अब लपेटो और वापस चलते हैं? कभी ऐसा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा सर। तो कहने का मतलब ये है सर कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो थी ये इन्होंने वहां से हटाई, क्योंकि इनको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर रशिया और चाइना की घुसपैठ करना, ईरान का एंटर होना, बाकी जो इनके सो कॉल्ड एडवर्सरीज हैं, अफगानिस्तान की सरकार को पैसे दे के वहां से अमेरिकन टैंक खरीद लेना, हवाई जहाज खरीद लेना, तोपें खरीद लेना कोई मुश्किल है? अगर आज एक कार्गो प्लेन रशिया या चाइना अफगानिस्तान भेजता और कहते हैं ये पकड़ो तुम $10 मिलियन, वो अमेरिका के जो डब्बे हैं ना वो जरा इसमें लोड करवा दो, और उसको उठा के वो ले जाए अपने कंट्री, और वहां उनकी चीरफाड़ करके डिसेक्शन करके देखें, रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि इन्होंने क्या हथियार बनाए हैं,
क्या ये मुश्किल है? तालिबान को पैसा चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, हथियार उनके हाथ में होते तो सब मिल जाते। इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान में वो सारे हथियार शिफ्ट किए और अपने वहां बेस बनाए और अमेरिकन कंट्रोल के अंदर। अब जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जब मिसाइलें पड़ने लगी और इनको लगा रहे यार इनके गोडाउन टूट रहे हैं, कहने को बाहर तो लिखा हुआ था पाकिस्तान, अंदर माल किसका है? माल तो अमेरिकन है। आई एम श्योर इंडिया को पता तो था जब वो टूटने लगा तब ये भागे, अरे यार ये क्या हो गया, क्योंकि इनको ये गलतफहमी थी कि इंडिया कभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। जो भी झगड़े होंगे ये बॉर्डर के आसपास या जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस एरिया में बॉर्डर के आसपास 5-10 किलोमीटर में एक दूसरे के ऊपर बंदूकें चला लेंगे, तोपें चला लेंगे। इन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना डीप स्ट्राइक करेगा इंडिया फॉर टेररिस्ट कैंप्स। यहां पे इनकी कैलकुलेशन गलत हो गई और उस पे बड़ी ब्लंडर हो गई पाकिस्तान का रिटेलिएशन। और जब भारत की तरफ से जब रिटेलिएशन गया सारे मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में और एयरफील्ड्स में, तब नींद उड़ी इनकी, करे ये तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इसीलिए तुरंत सीज फायर कराना पड़ा। तो यहां पे स्थिति ये है सर, कोई खुशी तुरंत सरेंडर कराना पड़ा, क्योंकि भारत ने कहा सीज फायर क्या होता है, उनको बोलो, वो हाँ, फोन करे। मैं वही कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि साहब कल तो आपके डिप्टी सीओएस ने बता भी दिया ना। डिप्टी सीओएस ने क्या कहा? डिप्टी सीओएस ने कहा कि साहब कि उनको जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि देखो 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 भाई, वो हमें पता चला कि आप हमारे एक कामरा वाले पे, जो हमारा जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है उस पे हमला करने वाले हो, प्लीज़ मत करो, मान जाओ हमारी बात। तो वो ऑपरेशन जो है वो बीच में सस्पेंड किया क्योंकि सीज फायर टॉक्स चालू थे, नहीं तो इनका पूरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स अगला निशाना था। मैं तो कह रहा हूं सर, ये 2 दिन लड़ाई और चलती ना, पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। तो ये 2 दिन और लड़ाई चलाने का ये अभी मौका देंगे। अभी तो इंडस वाटर्स ट्रीटी का इम्पैक्ट नहीं आया पूरा। वो तो अभी मॉनसून के बाद एक बार जब थोड़ा बहुत मॉनसून से जो इनको पानी मिल जाएगा, हो जाएगा, जब ये हार्वेस्टिंग में पहुंचेंगे ना अक्टूबर नवंबर के आसपास, तब इनको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है सर कि अभी मौका अगर देते हैं तो मूर्खों वाला काम करेंगे। अब अमेरिका को एक बात तो समझ में आ गई है कि भाई अब मोदी साहब ये नहीं कहेंगे कि यार मैं चलो बॉर्डर पे ही हम गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, वो तो चलेगा। अब तो ये अंदर तक स्ट्राइक होगी। तो पूरा इक्वेशन पाकिस्तान का जो था वो बदल गया। तो अमेरिका टेक्निकली इससे ज्यादा तिलमिलाया हुआ है कि अभी हमारे पास पाकिस्तान एक लीवर था भारत को कंट्रोल करने के लिए, कि हम जब भी भारत को कंट्रोल करना होता था 2-4 बम फुड़वा दो पाकिस्तान से कह के अपने आतंकवादियों से, और फिर ये थोड़ा गर्मा गर्मी होगी, फिर यूएन में बात आएगी, फिर ये हमारे पास आएंगे कि देखो यार तुम अपने प्यादे को समझा लो, हमारे को वो तंग कर रहा है। हम कहते हैं अच्छा अच्छा हम बात करते हैं उससे, तुम जाओ आराम से बैठो, अभी विल टेक केयर ऑफ इट। तो अमेरिका को ये गलत फहमी थी कि हर बार भारत आएगा हाथ जोड़ करके प्रेयर करके कि भाई आप आइए जरा इसको संभाल लो, और हम हर बार यही करेंगे, ठीक है पाकिस्तान को डांट देंगे और 6 महीने बाद फिर हम ही उंगली करेंगे, अगर 6 महीने हो गए यार कुछ और करो। तो भारत को इन्होंने इस तरह से कंट्रोल किया हुआ था। तो बगैर अमेरिकन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी के कंसेंट के पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो टेररिज्म एक्टिविटीज जारी रखे, ये हो ही नहीं सकता। आज अगर चाइना के अंदर भी, चाइना जब पाकिस्तान में आया है, चाइना पे जो आपने देखा होगा ना सर, एक बार बताइए मुझे, जब से सीपैक हुआ है चाइना पे लगातार अटैक हो रहे हैं, वहां के इंजीनियर्स पे, साइट्स पे। कभी आपने अमेरिका पे अटैक देखा था? अमेरिकन फौजों पे कभी नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंसिंग तो वहीं से आ रही है ना सर। आपने अगर अमेरिका पे अटैक शुरू कर दिया अमेरिकन बेसिस पे, तो पाइपलाइन तो आपकी पैसे की बंद हो जाएगी। अमेरिकन पाकिस्तानी आर्मी क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। तो ये लोग कभी अमेरिका पे अटैक नहीं करेंगे, इनके आतंकवादी अमेरिकन इंटरेस्ट पे। बीच बीच में जब भी इन्होंने किया उसको आर्मी ने दबा दिया कि तुम मरवाओगे हम सबको। लेकिन चाइना पे आप कर रहे हो, करो, क्योंकि आपने वहां बिल्डिंग बना दी, सड़कें बना दी, पोर्ट बना दी, अब उठा के थोड़ी ले जाएगा चाइना वापस। जो आ गया सो आ गया।
अब ये पैसा ही मांगेंगे, हम कह देंगे नहीं है हमारे पास, क्या कर लोगे? तो चाइना यहां फंस गया है पाकिस्तान। करीब 60-70 बिलियन डॉलर जो उन्होंने लगाए हैं, इसमें मैंने एक बहुत डिटेल्ड, आज नहीं करीब मैंने 8 साल पहले जब ये सीपैक शुरू हुआ था तब मैंने लिखा था एक आर्टिकल, मेरे ब्लॉग पे आज भी होगा, और मैंने पाकिस्तान के एक मंत्री को वो भेजा था, मेरे मित्र थे वो, मेरे को दुबई में मिले थे, तो मैं उनको भेजा, उन्होंने, मैंने कहा आप सीपैक में दब जाओगे इस सीपैक के बोझ के नीचे, तो उन्होंने कहा अपने विचार लिख के भेजो, तो मैंने उनको भेजा था। क्योंकि उस समय तक पाकिस्तान की जो मीडिया थी वो ये लिखती थी कि सीपैक इज ए वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, और मेरा असेसमेंट ये था कि सीपैक के बोझ के तले पाकिस्तान दब के मर जाएगा, क्योंकि चाइना लोन दे रहा है, ग्रांट नहीं दे रहा है, और आज वही हो रहा है। 4.5%, 5%। मैं वही कह रहा हूं ना सर, कि अगर आप, और सर 4.5-5% भी अगर मान लीजिए आज आपका 70 बिलियन है, तो इंटरनेशनल 3 बिलियन डॉलर तो आपको ब्याज देना है। एक मिनट में, जो इंटरनेशनल एड जो वर्ल्ड बैंक देता है वो 0.1% से लेके और 1% के बीच में देता है, और जो आपके जो इकोनॉमिकली वीकर हैं पाकिस्तान जैसे, वो तो मैक्सिमम 0.3% उनको जो इंटरनेशनल एड मिलती है, जो आपका IRDB जो देता है जो, और वहां से वो कमर्शियल लोन उठा रहे हैं 4.5% पे। सर मैं वही कह रहा हूं, आप इसको रिवर्स इकोनॉमिक्स देखिए। अगर 70 बिलियन डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में, ये डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं कि कितना किया है, अमेरिका भी कहता है बताओ, हालांकि उनको पता होगा लेकिन पब्लिकली वो डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन जो एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स है जो एस्टिमेटेड है वो करीब 60-70 बिलियन डॉलर है, 80 भी हो सकता है, 70 भी अगर हम मान लेते हैं और 4% का भी है, तो हम ये कह रहे हैं सर 7 चौक 28, करीब 3 बिलियन डॉलर तो हर साल ब्याज बनता है अमेरिका के लोन पे, ब्याज, मूल अलग है। और 3 बिलियन डॉलर अगर आपको कमाना है, अगर मैं ये कहूं कि 3 बिलियन अगर डॉलर आपको कमाना है, अगर ये 10% भी नेट प्रॉफिट है, तो आपका टर्नओवर होना चाहिए 30 बिलियन डॉलर। क्या सीपैक आने से पाकिस्तान की इकोनॉमी 30 बिलियन डॉलर बढ़ी है? और अगर नहीं बढ़ी है तो ये बर्बाद है। तो और 30 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बढ़ने का मतलब है इन्वेस्टमेंट आना। ये सिर्फ एग्रीकल्चर से 30 बिलियन डॉलर आप कर ही नहीं सकते। टोटल पाकिस्तान का जो आप एक्सपोर्ट देख लीजिए वो हार्डली 8-10 बिलियन डॉलर है। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये फंस गए, इसीलिए अब चाइना ने तो कह दिया हम पहले ही पैसा दे चुके, तुम रिटर्न भी नहीं कर रहे हो। अब ये इनकी मजबूरी ये हो गई है कि जो लायबिलिटीज इन पे हर साल बढ़ती जा रही हैं, पैसा इनके पास है नहीं, इसीलिए अमेरिका की गोदी में जाके ये दोबारा बैठ गए कि भैया दाना पानी तो खिला दो, नहीं तो मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। और आर्मी के लिए मजबूरी ये है कि जनता कुछ भी करे, जनता को रेमिटेंस आ जाएगा, परिवार के लोग दुबई, अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट में, सऊदी में जाके नौकरी वोकरी करते रहेंगे, वहां से पैसा भेजते रहेंगे, लेकिन फौज को तो चाहिए, नहीं तो फौजी रिवोल्ट कर देंगे। उसके लिए इनको ग्रांट चाहिए, और इसीलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका से कि हमने आपके जितने एसेट संभाल के रखे हुए हैं, प्लस आप चाहते हो हम चाइना के ज्यादा करीब नहीं जाए, तो कम से कम हमारे को दाल रोटी टाइम पे देते रहो। और यही अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन भारत क्योंकि स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए और अमेरिका के लिए दोनों के हिसाब से, एक तरफ तो ये बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दूसरी तरफ भीतरघात भी चलता रहता है। तो भारत को कैसे कंट्रोल किया जाए कि ये बहुत बड़ी ताकत ना बन जाए, ये अमेरिका का भी इंटरेस्ट है और चाइना का भी इंटरेस्ट है, इसीलिए दोनों मिलकर मोदी साहब को तंग कर रहे हैं। अभी अभी जो डायलॉग हुआ क्वाड का, फॉरेन मिनिस्टर्स का जो डायलॉग हुआ, उसमें जो है ये कहते हैं कि साहब हमने एक डिफेंस फ्रेमवर्क बनाया है इंडिया और यूएस के बीच में, 10 ईयर लॉन्ग डिफेंस फ्रेमवर्क। अब क्वाड में तो इनका एक ही उद्देश्य है भारत को सम्मिलित करने का, और वो ये है कि भारत को किसी तरह से चाइना से लड़ा दे। भारत तो झांसे में आ नहीं रहा।
ये बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए। अब वो इनकी डिफेंस फ्रेमवर्क मजबूरी में ये जो भी है। चीजें इन्होंने लिखी हैं वो एक तरफा हैं, दो तरफा नहीं है। भारत आजकल जो है वो एक तरफा मानने के लिए तैयार नहीं। वो हर चीज में कहता है ज्वाइंट प्रोडक्शन करो, और उनसे सवाल पूछता सर है कि इनकी भैया ये 414 जो है, GE 414, इसके ज्वाइंट प्रोडक्शन का आपने 2 साल पहले एग्री किया था, क्या हुआ? ये 404, इसकी जो आपने सप्लाई जो टाइमलाइन एग्री की थी, उसका क्या हुआ? आपके अपाचे इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि साहब स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल और जेवलिन वो हमारे असेसमेंट में, हमारे ट्रायल्स में फेल हो चुके हैं, उनको क्यों लें हम? तो अब उनके लिए इंडिया बड़ी भारी प्रॉब्लम है, सवाल पूछता है इंडिया, ये प्रॉब्लम है। सर एक शेर है ना, आपने सुना होगा, आदमी अच्छा है, आदमी काम का है, बस एक ही ऐब है, मुंह में जबान रखता है और सीधा होकर चलता है। ये तो तो बहुत बड़ी उनको प्रॉब्लम है। चाहिए उनको सर पाकिस्तान जैसा चाहिए, आत्मनिर्भर, उनको बिल्कुल उनको पाकिस्तान पगलू जैसा चाहिए चाहिए। सर सारे। उनको सब डम और लोग चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। सर ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, कौन चाहता है कि आपके आके खड़ा हो जाए और बोले कि सर जो आप कह रहे हो आई डोंट एग्री विद यू। उससे तो बॉस का ईगो हर्ट हो ही जाता है ना सर। आप कहीं देख लो, हम तो अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की कंपनियों में देख लो, ऑफिसेज में देख लो, सरकार में देख लो, मंत्रालयों में देख लो, संसद में देख लो, कौन चाहता है कि आपको कोई सवाल करे? कोई नहीं चाहता सर। इसीलिए लोग कंपनियां छोड़ के क्यों जाते हैं? आपने एक और कहावत सुनी होगी कि पीपल ज्वाइन द कंपनीज बट लीव द बॉसेस। आप कंपनी ज्वाइन करते हो, लेकिन आप क्यों कंपनी छोड़ते हो ज्वाइन करने के बाद? जो आपने बड़ी मेहनत से इंटरव्यू दे के, एस्पिरेशन था, इंतजार करके आप क्वालिफाई करके गए उस कंपनी के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन में, आप ज्वाइन तो किए, लेकिन साल 2 साल 3 साल बाद आपने क्यों छोड़ दी? आपने कंपनी नहीं छोड़ी, आपने अपने बॉस को छोड़ा है, क्योंकि वही नालायक होगा, वही होस्टाइल होगा, वही इलॉजिकल होगा। ये कोई नहीं समझना चाहता। जो छोड़ के जाता है फिर हम उसी को बोलते हैं कि यार वही कामचोर था, सही नहीं था, काम नहीं आता था। हम जस्टिफाई करते हैं कि हम अपनी नाकामियों को फिर छुपाते हैं, क्योंकि अब तो वो छोड़ गया, अब हम उसकी कुछ भी कहानी बनाए उसके पीछे। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट से लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। उसके बॉस में तो प्रॉब्लम नहीं है। ये ही हमें समझना होगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हिसाब से। तो यहां पे हमें यह भी समझने की बात है सर कि अमेरिका को सिर्फ वो लोग चाहिए जो हाथ जोड़ के खड़े रहे ट्रंप के आगे। हाँ, और जितने लोग अमेरिका से आपको याद दोस्ती कर दिलाता रहे हैं हूँ, वो सब मजबूर देश हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, ये जो इनका जो एटीट्यूड है ना, वो कि साहब समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। रवि मतलब सूर्य, पावक मतलब अग्नि, और सुरसरी मतलब गंगा जी। साहब अब अमेरिका जो है वो सूर्य और अग्नि और गंगा जी की तरह है, उसको दोष थोड़ी दिया जा सकता है, वो जो कहेगा वो सही है। और ये बात भारत मानने के लिए बॉस इज तैयार नहीं है। ऑलवेज राइट। बॉस इज सर ये तो ऑलवेज पुरानी राइट। है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। चाहे वो मूर्खों वाली बातें करे, यस सर यू आर ग्रेट, कंपनी डूब रही है, डूबने दो साला। जब मालिक कोई टेंशन नहीं है, बॉस कोई टेंशन नहीं है, मैं क्यों टेंशन लूं? आज हिंदुस्तान की कंपनियां क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। अगर मैनेजर्स सही इनपुट देते हैं, अगर टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स अगर वो नहीं सुनते हैं, तो मैनेजर क्या करता है? वो कहता है यार जो सही है मैंने बता दिया। अब मालिक को, लाला जी को नहीं समझ में आ रही तो डूबो यार, मैं क्या कर सकता हूं, मैं छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। एक लिमिट के आगे तो मैं क्यों अब पंगा लूं? मैं भी ठीक है, मैंने बात बता दी, नहीं समझ में आती बाहर में जाओ यार। ही लुक फॉर अ न्यू जॉब, छोड़ के निकल जाता है कि तुम डूबते रहो, मुझे क्या करना। तो ये तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी है, और ट्रंप साहब को भी ये बात समझ में आएगी कि भाई इस तरह से दुनिया नहीं चलती है। सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए पूरे दुनिया के देश काम नहीं कर रहे हैं ना। भारत की अपनी मजबूरियां हैं, चाइना की अपनी मजबूरियां हैं, रशिया की अपनी हैं,
ईरान की अपनी, उनको भी तो समझो, तभी तो बीच का रास्ता निकलेगा। और नहीं तुम कहोगे नहीं मेरी ही सुनो और मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ये थोड़ी डिप्लोमेसी होती। डिप्लोमेसी तो ये होती है कि भाई तुमने अपनी बात रखी, मैंने अपनी रखी, आपकी मजबूरी मैं समझता हूं, मेरी मजबूरी आप समझते हो, हम मिलके बीच का रास्ता निकालते हैं, तभी तो समझौते होते हैं। लेकिन आप कहोगे नहीं मैंने तो कह दिया 40% टैरिफ, 100% टैरिफ, कम एंड लिक माई एस, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वो तो ऐसे नहीं चलता सर दुनिया में, वो गलत फहमी में। बहुत जल्दी उनको समझ में आ जाएगा ये उनकी पर्सनल कंपनी नहीं है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन में चलता होगा, दुनिया में नहीं चलता है। अब इनका एग्जाम्पल ले लें, जो एलन मस्क से इनका झगड़ा हुआ है। अब एलन मस्क तो वही बात कह रहा है जो वो शुरू से कहता रहा। स्टैंस तो ट्रम्प ने चेंज किया है ना। अब इनका जो बिग ब्यूटीफुल बिल है वो कितना बिग है, कितना ब्यूटीफुल है। अब एलन मस्क जो कह रहा है उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, कह रहा है कि तुम्हारे हम सिटीजनशिप ले लेंगे, आई विल डिपोर्ट यू बैक टू साउथ अफ्रीका। मुझे लगता है हिटलर में और ट्रम्प में ज्यादा फर्क नहीं है। आफ्टर ऑल एंसेस्ट्री सेम है, ये भी जर्मन एंसेस्ट्री का है बंदा। सर बात तो वही आ गई ना कि जिसे कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ट्रम्प साहब को समझ में नहीं आ रहा। एक बात बता दूं सर, मैं अगर किसी दिन अगर स्टार लिंक बंद कर दिया ना एलन मस्क ने, अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। आज जितना यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, रिमोट एरिया में फौजों को वॉरशिप्स में हाई बैंडविड्थ की इंटरनेट कनेक्टिविटी, जितने आपके सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन हैं, इन सब के ऊपर जो सिग्नल कनेक्टिविटी है वो सब स्टारलिंक की है। जिस दिन स्टारलिंक का स्विच ऑफ कर दिया ना, ये जितने हवा में ड्रोन उड़ रहे हैं ना, आधे तुरंत गिर जाएंगे नीचे। उनको समझ में नहीं आएगा किधर जाना है, सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। अगर आज स्टारलिंक का यूक्रेन में कनेक्शन ऑफ कर दिया ना, दूसरे दिन यूक्रेन को समझ में नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन से मिसाइल आ रही है और किस डायरेक्शन में फेंकनी है। ये खतरनाक काम है। और ट्रंप साहब के लिए तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ट्रंप, मैं कह रहा हूं अमेरिका के लिए, अगर आप और डिटेल में देखें चाइना का मामला, चाइना ने तो ऑफिशियली कर दिया है, ईरान ने ऑफिशियली कर लिया है कि हमें जीपीएस सिस्टम से बाहर निकलना है, क्योंकि जितनी मिसाइल्स हैं वो सब जीपीएस कंट्रोल्ड है और जीपीएस अमेरिकन मिलिट्री के कंट्रोल में है। भारत तो निकला तो है, नाविक भारत सरकार, नाविक पे आना पड़ा क्योंकि कारगिल वॉर के समय हमारे साथ चोट हो चुकी थी। तो इसीलिए ये कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। ब्रह्मोस कहां जाके गिरेगा? अगर ये अमेरिकन मिलिट्री की सिस्टम हम जीपीएस यूज कर रहे होते तो ये पहले ही भारत सरकार को कहते और जीपीएस कनेक्शन ऑफ कर देते कि हम जाने ही नहीं देंगे उस डायरेक्शन में। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चाइना ने क्या किया है सर, उन्होंने अपनी कंपनियों को बोल दिया है कि ना अमेरिकन हार्डवेयर ना अमेरिकन सॉफ्टवेयर, 2027 तक सब बाहर निकल जाओ। अब ना वो उनसे चिप खरीदेंगे, ना कंप्यूटर खरीदेंगे, ना सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, ना सर्किट्स खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। एक ये सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है। दूसरा, जितना अमेरिका की कंट्रोल में अभी तक क्या था, फाइनेंशियल सर्विसेज थे, वर्ल्ड बैंक था, आपका इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज थे, वीसा के गेटवेज थे, मास्टर कार्ड के थे, स्विफ्ट कोड था, ये दुनिया भर की चीजें थी। चाइना ने पैरेलल अपना पेमेंट गेटवे सिस्टम बना लिया है जो उनके हिसाब से आज 160 देशों में वैलिड है। कहते हमें तुम्हारा स्विफ्ट चाहिए ही नहीं, उससे एडवांस बनाया है इन्होंने। अब क्या होगा, इन्होंने पहले रशिया पे बैन लगाया कि हम तुम्हें स्विफ्ट एक्सेस नहीं देंगे, कोई बात नहीं। अब रशिया जहां पे भी माल खरीदेगा या बेचेगा उसका पेमेंट वो चाइनीज गेटवे से ले लेगा। आपका स्विफ्ट चाहिए किसको? और हकीकत यही है। मैं जब पिछले साल जब मैं गया था रशिया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, उस समय लड़ाई चल रही थी वहां पे,
तो वहां मुझे तो कहीं लगा ही नहीं कि कोई लड़ाई हो रही। सब लोग आराम से बीच पे बैठे हैं, होटल्स फुल हैं, फ्लाइट है फुल है, एयरपोर्ट सब नॉर्मल चल रहे हैं, कुछ नहीं था। और मजे की बात सर, जब मैंने वीसा की पेमेंट करनी थी, रशियन वीसा की, तो वो ना रूबल में था, ना डॉलर में था, ना रुपये में था, वो चाइनीज करेंसी में था। रशिया की पेमेंट मेरे को चाइनीज करेंसी में चाइनीज गेटवे पे करनी पड़ी, वो अपने आप पहुंच गई होगी रशिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये अमेरिका को समझना चाहिए कि इतना अगर आप दुनिया के साथ रूड रहोगे, एग्रेसिव रहोगे, तो लोग अल्टरनेट ढूंढेंगे। भारत का यूपीआई चाइना भी ने तो कोई बहुत तेजी से, 25-30 में है। भारत का यूपीआई भी कोई 25-30 कंट्रीज में अब चल रहा है, इंक्लूडिंग तो फ्रांस। सर वो तो है, लेकिन यूपीआई में भी क्या है कि एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम के साथ आपको लिंक है, पेमेंट ट्रांसफर गेटवे नहीं है जैसे स्विफ्ट में है। मैं यूपीआई में वो नहीं कर पाता, इसीलिए भारत को यूपीआई को अपग्रेड करना पड़ेगा इन द लेवल ऑफ स्विफ्ट, या जो ई युआन करके जो उन्होंने ई सीएनवाई जो किया है चाइना ने, उस मॉडल को स्टडी करके यूपीआई को अपग्रेड करना पड़ेगा भारत सरकार को इमीडिएटली। इंसिडेंटली मैंने इस पे एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चिट्ठी लिखी कि व्हाई इंडिया नीड्स डिजिटल डीकपलिंग। क्योंकि आज की तारीख में सर आप देखिए, मैं आपको आज का एग्जांपल बताता हूं। मुझे एक सॉफ्टवेयर पे काम करना है, और जो मेरे को काम करना है उसका, वो सॉफ्टवेयर बहुत कॉमन है, लेकिन उसमें एक दो फीचर ऐसे हैं जो कॉमन वर्जन में नहीं है, उसके लिए मुझे पेमेंट करना है। वो सारा पेमेंट मेरे को अमेरिका जाएगा मेरा एज ए इंडियन सिटीजन। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करता हूं तो वो सारा पेमेंट अमेरिका जा रहा है। मैं गूगल वर्क स्टेशन यूज कर रहा हूं, ऑफिस स्पेस, वो सारा अमेरिका जा रहा है। भारत ने आज तक, हम अपने आप को आईटी सुपर पावर बोलते रहे, हमने एनआईसी में ई ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के लिए बना दिया, हमने कोर्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर बना दिए। हम भारत की जनता के लिए ऑफिस 365 या गूगल वर्क स्पेस जैसी सॉफ्टवेयर सर्विसेज क्यों नहीं शुरू करते? जनता पैसे दे रही है ना। और आप अगर इस डर से हो कि अगर हम करेंगे और अमेरिका रिटेलिएट करेगा, तो आप तो रोज अपना डेटा अमेरिका को दिए जा रहे हो। मेरे सारे डेटा अगर कहीं किसी क्लाउड में सेव हो रहे हैं तो वो सब अमेरिका के कब्जे में है ना टेक्निकली। कल को अगर अमेरिका ने कनेक्शन काट दिया तो मेरा तो सारा डेटा वहीं का वहीं रह जाएगा, मैं तो वापस बैक टू जीरो हो जाऊंगा। हम ये क्यों नहीं सोच रहे? तो भारत सरकार को स्ट्रेटेजिकली इस एजेंडा को एग्रेसिवली लेना पड़ेगा। मैं कहता हूं चलो सर्कार ना ले, कम से कम टीसीएस को बोलो, रिलायंस को बोलो, अडानी को बोलो, इन्फोसिस को बोलो, विप्रो को बोलो, यार तुम एक कंसोर्टियम बना के सर्विस शुरू करो ना। हम आपको डेवलपमेंट फंड देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलेंगे यार तुम अपने अपने हिसाब से सब्सक्राइब कर लो, तो कम से कम बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट तो 10 में से 5 कर लेंगी, तो खर्चा निकल जाएगा उन सबका, बाकी सर्विस इंडिया में फ्री हो जाएंगी। चाइना कर रहा है ना, हमें किस बात की शर्म आ रही है? और इसीलिए आज चाइना इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि वहां से कोई डेटा बाहर नहीं जा रहा है। और ट्रंप साहब के साथ ट्रेड डील इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ट्रंप इंसिस्ट कर रहा है कि डेटा अमेरिका में रहेगा, इंडिया में आप डेटाबेसेस नहीं बनाओगे। ये भी एक मुद्दा है कॉन्फ्लिक्ट का। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। तो आप, ये भी है, 4-5 मुद्दे हैं इस पे भी। कौन से मुद्दे हैं? जिस इस पे भी मेरा एक वीडियो है सर। 5 मुद्दे हैं। एग्रीकल्चर, जिसमें खासकर सोयाबीन और मक्का, डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन प्रोडक्ट्स, डिजिटल डेटाबेस, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में प्राइस कंट्रोल, कि आप ये दवाइयों पे और जो स्टंट वगैरह है इस पे आप प्राइस कंट्रोल क्यों करते हो? अगर कोई कंपनी आपके कंज्यूमर को लूट रही है तो उसको लूटने दो, आप बीच में क्यों आते हो? अगर उसको नहीं चाहिए, अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो ना लगाए। ये सोच है उनकी कि अगर आदमी हार्ट पेशेंट है, गरीब है, वो 2 लाख रुपए स्टंट के नहीं दे सकता। कोविड में यही किया था ना उन्होंने, तो मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स डाइड। यहाँ हमारे हाँ, प्रधानमंत्री जी परेशान थे कि एक भी भारतीय ना मर पाए कहीं।
मर जाए कहीं। तो ये कल्चरल वैल्यू है। कल जो मैंने एक वीडियो डाला है सर, उसके अंदर जो कल इन्होंने बिग ब्यूटीफुल विल, आज सुबह का मेरा वीडियो है, आज भी जनता देख सकती है, मैंने उसी पे कहा है कि क्या ये अमेरिका सो कॉल्ड डेमोक्रेसी इज ए वेलफेयर स्टेट और ए कमर्शियल स्टेट? तुमने अपनी ही आबादी का, अपने ही देश के लोगों का मेडिकेयर बिल काट दिया, $180 बिलियन, बिग ब्यूटीफुल इस बिल होप में। हाँ, मेडिकल बिल काट दिया, एजुकेशन बिल काट दिया, सब काट दिए, ये कह के कि हम जो पॉलिसी ला रहे हैं इससे करीब $11,800 हर साल अमेरिकन सिटीजन की इनकम बढ़ जाएगी। अरे बढ़ जाएगी तब बढ़ेगी ना, आज तो उसको दवाई चाहिए। ओके धन्ना, काटो इनको। तो इसके अंदर उन्होंने हेल्थ कट कर दिया, न्यूट्रिशन पे जो खर्चा होता था वो कट कर दिया, $930 बिलियन कट किया इन्होंने सर। इन केस ऑफ मेडिकल बिल $930 बिलियन वो कट किया है। $186 बिलियन लोन प्रोग्राम में कट किया है। स्टूडेंट लोन के लिए $307 बिलियन कट किया है। एनर्जी इंसेंटिव जो थे क्लीन एनर्जी के, वो सब बंद कर दिए हैं। ये है अमेरिका की नई पॉलिसी। और कॉर्पोरेट टैक्सेस कम कर दिए, कॉर्पोरेट टैक्सेस कम कर दिए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी पे $170 बिलियन बढ़ा दिए हैं। इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ा दिए हैं। डिफेंस पे $150 बिलियन बढ़ा दिए हैं। पेंटागन की फंडिंग बढ़ा दी है $150 बिलियन। ये किया है। बाकी जितना आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल, विंड, सोलर, हाइड्रोजन टैक्स, ये सब खत्म। और जैसे हमारे यहाँ जनधन अकाउंट है, उस बेस पे इन्होंने एक वहां पे ट्रम्प अकाउंट चालू किया। तो जिन कंपनियों का टैक्स गेन होगा या जो भी इंसेंटिव होगा वो ट्रम्प अकाउंट में डाल देंगे वो। तो वो वहां का जनधन अकाउंट है। तो अभी मैंने एनालाइज किया है कि ये पूरे बिल के हाइलाइट्स क्या हैं। जो कमर्शियल एंटिटी है, अभी अभी आपके ये जीनी इंडेक्स जारी किया था अलग अलग कंट्रीज का, वर्ल्ड बैंक ने, देखा होगा आपने। तो जीनी इंडेक्स में इंडिया इज द 4th मोस्ट इक्वल सोसाइटी, नंबर 4 पे है भारत। द जीनी इंडेक्स ऑफ अबाउट 25.6। और ये जो है अमेरिका, वो हाईली अनइक्वल सोसाइटी वाले जो कैटेगरी है, जो 40+ की जीनी कोएफिशिएंट है, उसमें आता है। अपने आप को वेलफेयर स्टेट तो वो कहता भी नहीं है। और भी आप देख लें तो इवन चाइना इज मॉडरेटली, ये मॉडरेटली इक्वल हुआ, वो भी अनइक्वल में आता है, वो 35.6। वो भी तो आपको वो मेडिकेयर नहीं देता। यहाँ तो सबको, आपके सीनियर सिटीजन्स को सबको फ्री मेडिकेयर कर दिया आयुष्मान में। तो भारत के जैसी वेलफेयर कवरेज तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है। ऊपर से सारी स्टेट्स जो है वो आपस में कंपटीशन करती रहती हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, साहब महिलाओं को ये दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। केजरीवाल को भेज देना चाहिए ना अमेरिका सर। आपका फेवरेट ट्रम्प को केजरीवाल सिखा के आएंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीबीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर $5 ट्रिलियन का इन्होंने डेट सीलिंग कर दिया है, पहले जो कम था। और आज अमेरिका के ऊपर जो टोटल डेट है वो $36.22 ट्रिलियन है आज भी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो लोन दिया है ना अमेरिका को, उनमें जो देश है वो है यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट के कुछ, और इवन चाइना। अब चाइना की मजबूरी है कि चाइना ट्रेजरी बॉन्ड्स, हाँ वही है ना, अगर वो ऑफलोड कर रहे हैं अब धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो उनका खुद का नुकसान हो जाएगा।
क्योंकि अगर डॉलर की वैल्यू क्रैश होती है तो उनका खुद का नुकसान हो जाएगा। आइए हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।